हिमानी का कमरा नरम हल्की रोशनी से भरपूर था। सोफे पर 2 कप चाय रखे थे, जिससे हल्की हल्की भाप उठ रही थी। हिमानी की कज़न माला आई थी। वह थोड़ी हिमानी से दूर इलाके में रहती थी, जहां हिमानी की सहेली पायल रहती थी। हिमानी के सहेली पायल की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो गई थी। अब दोनों कजने हिमानी और माला एक दूसरे के पास बैठकर बातों में मगन थी। जब माला ने हल्की सी सांस भरकर अपनी उलझन जुबान पर लाई, यार हिमानी शादी में सिर्फ 1 महीना रह गया है और मेरी जान निकली जा रही है। यह सोच सच कर कि मेरी शादी की पहली रात को क्या होगा, सब कुछ कैसे मैं हंत करूंगी, कोई टिप दे दो ना। सुना है बड़ी तकलीफ होती है। मेरी सोच सच कर जान निकली जा रही है। उस दिन मम्मी भी बातों में बोल रही थी। एक लड़की को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। भाई मैं दर्द वगैरह बर्दाश्त नहीं करूंगी, कह देती हूँ। हिमानी जोर से हंसी जैसे उसकी बेचैनी एक मासूम सी उलझन हो। वह बोली, मैं तुम्हें क्या टिप दूँ, ना मेरी शादी हुई है ना मंगनी, मुझे क्या पता इन बातों का। हाँ, तुम्हें मेरी मम्मी अच्छी टिप दे देंगी, जाकर एक बार उनसे पूछो तो वह अच्छी तरह बताएंगी शादी के रात लड़की को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। माला ने आंखें निकालकर उसे घोरा, फिर शरावत से बोली, हाँ हाँ, तुम तो चाहती हो शादी से पहले ही मेरे हाथ पांव टूट जाए और मैं घर पर बैठ जाऊं है ना। हिमानी खिलखिला कर हंसती, वैसे मैडम यह जो आपने बात कही रही है ना, आपकी शादी हुई है ना मंगनी, इन सब से तुम बिल्कुल अलग हो। मैंने महसूस किया है तुम किसी से मोहब्बत तो करती हो ना, कम से कम उसी बारे में ही कुछ बता दो कि मैं अपने पति से कैसे मोहब्बत करूं, किस तरह अपने ख्यालों से इस डर को निकालूं। हिमानी का चेहरा एक पल को बिल्कुल डर में हुआ, हंसी आते आते चेहरे से सिमट गई, नजरें चुराकर बोली, क्या मतलब, किससे मोहब्बत करती हूँ। उसका शब्द साफ लड़खड़ा गया था, नजर सामने रखे चाय के मग पर जमा चुकी थी। चेहरे पर एक चोर सा रंग बिखरा हुआ था। माला ने अपनी कोहनी उसके कंधे पर टिकाई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे रहने दो, सब पता है मुझे कैसे तुम मेरी सहेली के भाई को पसंद करती हो, बस उसकी मम्मी से डरती हो। डरो मत, मैं खुद बात करूंगी तुम्हारे लिए। यह बताओ वो मेरी बात मान जाएंगे, और कई हद तक मुझे ऐसा लगता है कि लव भैया भी आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। क्या पता मामला ही बन जाए। वैसे आंटी से मैंने तुम्हारे बारे में बात की, कितना अच्छा होगा, तुम मेरी सहेली की भाभी बन जाओगी। मैं जानबूझकर उसे छेड़ रही थी, जबकि वह अब लाल पड़ चुकी थी। हिमानी ने धीरे से सर हिलाया। एक उदास सी मुस्कुराहट होठों पर उभरी, जैसे कोई दिल की इच्छा उसके दिल में चुपचाप सांस ले रही हो। यह सब सपने जैसी बातें हैं माला, मुझे नहीं लगता कि मेरी मोहब्बत मुझे मिल पाएगी। तुम्हारी सहेली का भाई तो मेरी तरफ देखता तक नहीं। ऐसा लगता है जैसे मैं उसके लिए बस एक आम सी लड़की हूँ, बल्कि उससे भी गई गुजरी। उसकी आवाज में थोड़ी उदासपन दिखाई दिया था, आंखों में चमक जो हमेशा मौजूद होती थी जो कुछ मध्यम सी हो गई। माला कुछ पल चुप रही। शायद वह हिमानी की उस खामोश इच्छा को समझ रही थी, या फिर अपनी शादी के डर को थोड़ी देर के लिए भूल चुकी थी। फिर अचानक बोली, अच्छा अब छोड़ दो इन बातों को, मुझे यह बताओ मैं क्या करूं। दिल अजीब सा घबरा रहा है यार। यह लड़के बहुत तेज होते हैं, उन्हें शादी की रात का सब पता होता है, बल्कि उससे आगे का भी सब मालूम होता है। एक हम ही होती है जो बेवकूफी में रह जाती है। मेरी कोई मैच्योर दोस्त होती तो मुझे सब बता देती। अब पता नहीं क्या होगा, डर के मारे मेरी जान निकल रही है। हिमानी ने अपनी चाय उठाई, एक घूंट लिया, फिर मुस्कुरा कर बोली, बस तुम चुप रहना, जो कुछ करना होगा मयूर जीजू खुद कर लेंगे, तुम चुपचाप से बैठ जाना, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, ज्यादा सोचो मत। मोहब्बत नछावर करना वैसे भी लड़कों का ही काम होता है, अगर इस काम में भी हम आनाकानी करें तो यह तो नाइंसाफी होगी ना। शादी की पहली रात तुम्हारे दूल्हे के नाम माला हंसी थी, पहले हल्की सी फिर जोर जोर से हंसने लगी। क्या मतलब, मैं बस पत्थर की मूरत बनकर बैठ जाऊंगी। तुम्हारी भी बातें निराली है, अब इंसान हूँ, रिस्पांस तो करूंगी ना। मेरी बात का मतलब समझ रही हो ना, वह दहकते गालों के साथ बोली थी। हिमानी भी हंसने लगी, दोनों की हंसी कमरे में गूंजने लगी।
जैसे पल भर को सब डर और उलझने थोड़ी देर के लिए पीछे रह गई हो और सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत हो। अगर वह मासूम जानती ही नहीं थी हर मुस्कुराता हुआ चेहरा और हंसकर बात कर लेना सच्चाई नहीं होती। रात की स्याही चारों तरफ फैल चुकी थी। कमरे की खिड़की से हल्की सी चांदनी अंदर नजर आ रही थी। रोशनी इतनी धीमी थी, सिर्फ बिस्तर के पास रखे लैंप की लौ काफी महसूस हो रही थी। हिमानी अपने बिस्तर पर आधी लेटी हुई थी। एक किताब उसके हाथ में खुला हुआ था। वह पूरे ध्यान से उसे पढ़ रही थी। पूरा घर बिल्कुल खामोशी की लपेट में था। सिर्फ दीवारों पर लगी घड़ी टिक टिक की आवाज सुना रही थी। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी किसी की आने की आहट हुई। हिमानी ने चौंक कर नजरें उठाई। अगले ही पल दरवाजा खोलकर आरती देवी कमरे में दाखिल हुई थी। उनके चेहरे पर मामूली से ज्यादा गंभीरता थी। हिमानी जल्दी सीधी होकर बैठ गई। किताब अभी भी उसके हाथ में खुला था। वह कुछ बोलती इससे पहले कि आरती देवी थोड़ी गुस्से में बोली, हिमानी, रात के 11 बज रहे हैं और तुम अभी तक लेटकर यह किताब पढ़ रही हो। यह कोई वक्त है? मैं समझी तुम सो चुकी होगी। तुम्हारे पापा को भी मैं यही बोलकर आई थी कि मेरी बच्ची 10 बजे ही सो जाती है, लेकिन यहाँ बच्ची कहानियों की किताबें पढ़ने में मगन है। वह आंखें दिखाते हुए बोली। उनके खराब मूड से मालूम हो रहा था कोई बात जरूर हुआ है। हिमानी ने जल्दी किताब एक तरफ रखी और नरम अंदाज में बोली, क्या हुआ मम्मी? आप क्यों पापा बन रही है? नींद नहीं आ रही थी तो पढ़ लिया था। अब बताइए, आपको कुछ चाहिए क्या? वह जल्दी सीधी हुई थी। मम्मी की डांट से शुरू से ही उसे बहुत डर लगता था। बेशक वह लाडली थी, लेकिन कुछ हद तक ही थी जो आरती देवी ने अपने घर में रोल रखा था, जिसकी पाबंदी उसके पति और बेटी दोनों पर लागू थी। आरती देवी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे चलते हुए बैठ के किनारे पर बैठ गई। उनकी नजरें हिमानी पर टिकी हुई थी, जैसे कुछ कहना हो मगर सब ढूंढ रही हो। मुझे तुम्हारे पापा ने भेजा है बात करने के लिए, लेकिन देखो मेरा कोई इरादा नहीं था, ना ही मेरा दिल है। उनके चेहरे की लकीरें कुछ गुस्से सैली हो गई थी, जैसे अंदर कोई बात चुभ रही हो। हिमानी ने परेशानी से पूछा, क्या हुआ मम्मी? आप इस तरह क्यों बात कर रही है? पापा ठीक है। क्या बात है? बोलिए ना। कमरे में कुछ पल बिल्कुल चुप्पी छाई रही। सिर्फ लैंप की लौ में उन दोनों के साए हल्के हल्के हिल रहे थे। आरती देवी बोली, तुम्हारी चाची की पड़ोसन माला की सहेली की मम्मी लव का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आई है। उन्होंने तुम्हारे बारे में बात की है, तुम्हारे पापा से, और अभी तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन तुम जानती हो तुम्हारी आंटी का व्यवहार कैसा है। तुम्हारी चाची मुझे बता रही थी, उनके रिश्तेदारों से उनकी कभी नहीं बनती। वह अपनी नंदों को कुछ नहीं समझती। एक नंद तो उनकी मेरी सहेली है और वह थोड़ी लालची टाइप की है। पति उनका कुछ काम नहीं करता। बेटा के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। कुछ महीने पहले ही उनकी बेटी की मृत्यु हुई है। वह थोड़ी झगड़ालू टाइप की औरत है। उस घर में उसी की चलती है। मुझे पता है उनके बारे में। उनकी नंद बता रही थी, एक बार उन्होंने अपनी नंद से बहुत झगड़ा किया था। बेचारी को पानी तक नहीं पूछा, खूब बातें की थी। मैं क्या बताऊं, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। अगर तुम्हारी शादी उस परिवार में की तो वह तुम्हारा खून निचोड़ देगी। यह सोचकर ही मेरी जान सूख रही है और तुम्हारे पापा के असर से साफ झलक रहा है। मुझे तो लगता है तेरे पापा इस बात को स्वीकार कर लेंगे। यही चीज मेरा सुकून खराब कर चुके हैं। हिमानी के चेहरे पर जैसे एक झमका सा हुआ था। वह एक पल के लिए बिल्कुल सुन रह गई थी। अंदर कुछ ऐसा हलचल मच गया था। शब्द उसके लबों पर आने से पहले ही दिल में शोर मचाने लगे थे। सच में इतनी जल्दी मेरी प्रार्थना सुन ली गई है, जैसे वह दिल ही दिल में बेआज प्रार्थना कर रही हो। मोहब्बत इतनी आसानी से भी मिल सकती है। वह दंग रह गई थी और फटी फटी निगाहों से अपनी माँ को देखने लगी थी। ना जाने वह क्या कुछ बोल रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे तो बस एक बात समझ आया था कि आंटी ने लव की बात की है, यानी उसकी मोहब्बत की बात की है। मतलब उसकी मोहब्बत की बात हुई है।
यह शब्द ही उसे हवाओं में उड़ा रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और बहुत नॉर्मल शब्दों में बोली, मम्मी, आंटी से क्या लेना देना? हमें तो लव को देखना चाहिए। वह तो बहुत अच्छा लड़का है। वह मिलनसार है और बहुत हैंडसम भी है। माला उसको बहुत अच्छे से जानती भी है। उनके परिवार की परवाह मत करो। अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। मुझे लव में तो कोई बुराई नजर नहीं आती। आरती देवी ने एक पल के लिए हिमानी को बड़ी गौर से देखा, जैसे किसी अनदेखी जज्बों को पढ़ना चाहती हूँ। फिर बोली, तुम पसंद करती हो उसे? उनका शब्द पल भर के लिए थोड़ा सा लड़खड़ाया था। आंखों में डर हिचकोले मार रहे थे। हिमानी ने जल्दी नजरें चुरा ली, सर को ना में हिलाया और धीरे से बोली, नहीं, मैं पसंद नहीं करती। मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ। आपको और पापा को जो अच्छा लगे वह कर लीजिए। मेरी तरफ से कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि आपकी खुशियों में खुश हूँ और जल्दी ही बात संभाल ली थी। हाल डर से उसकी हथेली भीग चुकी थी। आरती देवी कुछ पल चुप से उसकी तरफ देखती रही। अच्छा ठीक है, फिर खड़ी हो गई। उन्होंने एक नजर अपनी बेटी पर डाली और बोली, अब सोने की कोशिश करो, बहुत रात हो रही है। अब मैं तुम्हारे कमरे की लाइट जली हुई ना देखूं। कुछ जिंदगी के रूल होते हैं जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, समझी? यह कहते ही वह बाहर की तरफ बढ़ गई थी। दरवाजा बंद होते ही हिमानी के चेहरे पर एक ऐसी हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई, जैसे किसी छुपी हुई खुशी ने दिल के अंदर चिराग जला दिया हो। अपने तकिए पर सर रखकर धीरे से मुस्कुराई और दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया। जो शब्द उसने जुबान से नहीं कहे, सिर्फ दिल की धड़कनों से कहे थे। वह बेहद खुश थी। आखिरकार बचपन की मोहब्बत उसे मिलने जा रही थी। उसे मालूम था अगर पापा ने अभी कुछ नहीं कहा तो शायद बाद में मान जाए। उसे तो सिर्फ अभी खुशियां मनानी थी। बात से बेखबर थी कि खुशियां इतनी आसानी से कभी अपनी किस्मत में शामिल नहीं होती। जोड़े आसमान पर बनते हैं, हम इंसान कुछ नहीं कर सकते सिवाय चुप रहने के, और यही चुप रहना उसके सुकून को खराब करने वाली थी। आज हवाओं में बहुत अलग तरह का शुरूर था। दमकते धूप की रोशनी पूरे हॉल को एक अलग ही असर दे रही थी। बरखा देवी सोफे पर आराम से बड़े सुकून भरे अंदाज में बैठी थी। इधर माला अपने आंगन में सामने सोफे पर कुछ झुकी हुई सी बैठी कुछ बात कर रही थी। शायद अपनी मम्मी से बात कर रही थी। उनके बीच हल्की फुल्की बातचीत हो रही थी। आवाज धीमी थी। इधर लव के घर में अचानक आंगन के बाहर दरवाजे से कदमों की आवाज सुनाई दी और लव अंदर दाखिल हुआ। चेहरा तपा हुआ था, आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था उसके। बरखा देवी अपनी बड़ी बेटी के साथ बैठे कुछ बातें कर रही थी। दोनों ने एक साथ नजर उठाकर देखा। आप किसके परमिशन से मेरा रिश्ता आंटी के घर लेकर गई थी? ना ही कोई नमस्ते, ना ही कोई दूसरी बात। सीधा वह भड़क उठा था। लव अपने कदम रोके 2 कदम आगे बढ़ते बोला। आवाज बहुत तेज थी मगर बड़े काबू में थी। मैंने आपसे कब कहा था मुझे माला से शादी करनी है? बेशक वह खूबसूरत है, पर रही है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है आप किसी से भी मेरा रिश्ता जोड़ देंगी। यह मेरी जिंदगी है मम्मी, आप उसको इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं आपको किसी कीमत पर भी उस चीज की परमिशन नहीं दूंगा। आगे जाकर बहुत समस्याएं होती है। अगर पति के बीच संबंध अच्छे ना हुए तो आने वाली नस्ल भी बर्बाद हो जाती है। बरखा देवी धीरे से खड़ी हुई। उनका चेहरा बिल्कुल सुन्न था, लेकिन नजरों में एक माँ वाली फीलिंग मौजूद थी। तुम्हारी जिंदगी जरूर है, लेकिन यह जिंदगी मैंने तुम्हें दी है, वह हक से बोली थी। लव गुस्से से मुस्कुराया था। पैदा करके एहसान जताएंगी आप? क्या हो गया है आपको? बात क्यों नहीं समझ रही आप? वह लड़की मेरे काबिल नहीं। मैं एक अलग तरह का इंसान हूँ जिसे जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी होती है, और वह एक ऐसी लड़की है जिसकी जिंदगी को उसके माँ बाप ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। इस बार वह बोला नहीं, बड़ी जोर से चिल्लाया था। इधर माला का घर बिल्कुल उनके सामने था। उसकी आवाज माला बहुत अच्छी तरह से सुन चुकी थी। माहौल की गंभीरता को कम करने के लिए जल्दी उनके घर में आ पहुंची। बोली, लव भैया बैठिए, क्या हो गया आपको?
इस तरह गुस्सा करना एक बेवकूफ़ी की बात है। आप बैठकर तसल्ली से बात कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर आप उसकी बुराइयों को छोड़कर अच्छाई को सोचोगे, वह लड़की भी आपको समझ आ जाएगी। लेकिन आप उस पर ध्यान देना ही नहीं चाहते। बरका देवी ने लव का हाथ थामा और उसे नरमी से सोफे पर बिठाया। बैठ जाओ, थोड़ा दिमाग से बात करो। जज्बात में बह कर कुछ भी कह देना ठीक नहीं। बेवजह तुम गुस्सा करके अपना खून भी जला रहे हो और मेरी जिंदगी भी खराब कर रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं कभी भी कोई काम बिना फायदे के नहीं करती। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे लिए तुम्हारे जज्बात हमेशा से क्या मायने रखते हैं। लव बेदिली से बैठ गया, मगर चेहरे पर अभी भी नाराजगी थी। उसे मालूम था उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन अभी यह बात उसे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो रही है जिसमें आत्मविश्वास नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। बरखा देवी ने अपना अंदाजा थोड़ा नरम रखते हुए माला की तरफ देखा, फिर लव की तरफ मुंह करके बोली, माला बता रही थी कि वह तुम्हें बहुत पसंद करती है, बल्कि बहुत ज्यादा तुमसे मोहब्बत भी करती है। और तुम खुद सोचो, हिमानी के पापा का कितना बड़ा कारोबार फैला हुआ है, कितनी दुकानें हैं जिसका किराया आता है, इतना बड़ा घर है। अगर समधन समधी ना रहे तो वह सब किसका होगा? वह तुम्हारा ही होगा ना। और जहां तक मुझे मालूम है उसमें कई चीजें हिमानी के नाम पर ही है। लव चुप से सब कुछ सुनता रहा। वह बातें जो उसने सोची ही नहीं, वह सब उसके सामने रखते जा रही थी। बरखा देवी की बात चालू थी और थोड़ा दिमाग से सोचो लव, यह जज्बात का नहीं भविष्य का सवाल है। तुम एक अच्छा कारोबार कर सकते हो, समधी तुम्हें एक मजबूत कारोबार सेट करवा कर दे सकते हैं। और अगर उन्होंने कारोबार सेट भी नहीं करवाया, वह सारी दुकानें तो तुम्हारी होगी। बैठकर खाओगे एक मालिक की तरह, सिर्फ कैश लेने जाया करोगे। सोच समझकर फैसला कर लिया करो। लव ने एक गहरी सांस भरी, नजरें नीचे कर ली, फिर कुछ पलों के बाद बोला, लेकिन मम्मी वह मुझे पसंद नहीं है। बहुत अजीब सी है, बिल्कुल सादा और घरेलू लड़की है। वह अपनी बात की अहमियत को खुद ही कम करते हुए बोला, खैर आपने जो कहना था कह दिया, मानना भी शायद मजबूरी है। आपको जो अच्छा समझ आए वही कीजिए। आपकी बातें सच में ठीक है। बिजनेस की तो मुझे भी वैसे जरूरत है। अगर बिजनेस नहीं होगा तो हम आगे जिंदगी कैसे बिताएंगे? पापा ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। यह कहते वह उठ खड़ा हुआ था। आंखों में उलझन अभी भी मौजूद थी, लेकिन सब थोड़ा ठंडा पड़ गया था। वह बगैर कुछ कहे आंगन से बाहर निकल गया था। उसको बात समझ आ चुकी थी। उसके जाते ही बरखा देवी और माला के नजरों का आमना सामना हुआ। दोनों के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे कोई रुका हुआ काम बना हो और वक्त आने के हक में झुक रहा हो। चमचमाती मर्सिडीज शहर की जगमगाती सड़कों पर धीमी रफ्तार से आ रही थी। बाहर की दुनिया लाइट शॉप, बोर्ड और चलती गाड़ियों से आवाज थी, लेकिन गाड़ी के अंदर पूरी चुप्पी का राज था। पीछे की सीट पर सागर बिल्कुल चुप से बैठा हुआ था, गहरे ख्यालों में डूबा हुआ था। उसकी नजरें शीशे से बाहर की तरफ थी, जैसे मंजर नहीं बल्कि कुछ सोच रहा हो। वह पूरा ब्लैक 3 सूट में था, कॉलर से हल्का सा नीलाहट झलक रही थी, बाल तरीके से सेट हुए थे, आंखों में गहरी गंभीरता थी। 30 साल के सागर के चेहरे पर एक ऐसा रोग था जो किसी बिजनेसमैन के चेहरे पर होती है। कुछ पल बाद अचानक उसका मोबाइल फोन बजने लगा। चौंका नहीं, बस एक नजर स्क्रीन पर डाली जहां कुंदन शर्मा का नाम लिखा आ रहा था। अगले ही पल उसने कॉल रिसीव कर ली और मोबाइल कान से लगा लिया। अगर इस जगह कोई और आदमी होता, कभी भी फोन रिसीव ना करता। यह उसके काम का वक्त और इस वक्त वह किसी भी तरह की आनाकानी नहीं चाहता था। दूसरी तरफ से कुंदन शर्मा की आवाज सुनाई दी, थोड़ी घबराई मगर पूरी एक्शन में, आप कहाँ हो? ऊपर से ऑर्डर आई है कि आप फिलहाल घर पर रहेंगे, आपकी जान को खतरा है। लेकिन मुझे खबर मिली है आप कहीं जा रहे हैं। यह बर्दाश्त करने वाली बात नहीं। अगर आप इसी तरह लापरवाही दिखाएंगे, माफी चाहते हैं।
आपके साथ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। सागर ने गर्दन थोड़ी सी दाएं मोड़ी और चुप से एक गहरी सांस लेकर बोला, यह मेरी समस्या है कुंदन शर्मा, मैं अपनी सुरक्षा खुद करना जानता हूँ। सिर्फ तुम इतना बताओ मिशन क्या है? कुंदन शर्मा की आवाज फिक्रमंदी में दिखाई दे रही थी। सर मिशन होते रहेंगे, अगर आपको कुछ हो गया तो हम ऊपर क्या जवाब देंगे? आप जानते हैं इस इलाके में आपकी क्या हैसियत है जो अपने दिमाग में लेकर आप काम करते हैं। यहाँ किसी के पास वैसा दिमाग नहीं। आप क्यों इतने जज्बाती हो रहे हैं? सागर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, मगर आंखों में जुनून बाकी थी। मुझे मेरा बिजनेस भी देखना होता है कुंदन साहब, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ। तुम टेंशन मत लो, मेरी गाड़ी का गोली कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिक्योरिटी मेरी जगह है। तुम भी थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो और हालात संभाल लो। फालतू के धमकियों और बातों से थोड़ा दूर रहा करो। मुझे यह अंदाजा सख्त पसंद है। और कुंदन की आवाज अब थोड़ी गंभीरता और सख्त हो गई थी। सर, यह कोई आम मिशन नहीं है। अगर आप चाहते हैं हम कामयाब हो, आपकी सुरक्षा जरूरी है। अगर आपको कुछ हो गया, यह मिशन, यह टीम, यह सब कुछ बिखर जाएगी। आप जानते हैं एक लीड की अहमियत क्या होती है। आप हमारे लिए सिर्फ एक अफसर नहीं, एक सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। सागर ने थोड़ी सी बात की और बात खत्म करते हुए फोन काट दिया। उसके चेहरे पर अब कोई असर नहीं था। वह पूरा गंभीरता से अपने काम और अपने ड्राइविंग में बिजी हो गया। वह वापस आ चुका था। गाड़ी के अंदर फिर वही चुप्पी छाई हुई थी, मगर अब वह पहले से ज्यादा बोझल थी। सामने का आईना उसकी आंखों का साया दिखा रहा था। उसने सर झटका था और नजरें वापस बाहर के मंजर पर मोड़ लिया था। इस इलाके को जॉय करके वह वापस आने लगा था, जिसने धीरे धीरे उसकी आजादी उससे छीन ली थी। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की के पर्दे से छन छन कर खाने की मेज पर पड़ रही थी। किचन से ताजा पराठे और सरसों की साग की खुशबू आ रही थी। टेबल पर चाय की केतली रखी थी। बर्तन तरीके से रखे गए थे। हर चीज मामूली के हिसाब से थी, सिवा हवा में छाई गंभीरता। इधर हिमानी कॉलेज के लिए निकल रही थी। बाल खुले थे, चेहरे पर नमी और ताजगी। नाश्ते की मेज पर पहुंची थी कि उसने अपने पिता रामगोपाल साहब को फोन पर गुस्से से बात करते सुना और अगले पल वह बेचैन सी हो गई थी। रामगोपाल कुर्सी पर बैठे फोन कान से लगाए बोल रहे थे। आवाज दबंग और शक था। अगर मैं रिश्ते से मना कर रहा हूँ, बरखा देवी, तो इसमें क्या बुराई है? वह मेरी बेटी है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे घर में वह सरवाइव नहीं कर पाएगी। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा परिवार भी अच्छा है, लेकिन रिश्तेदारी करके तुमसे अपना दोस्ती वाला रिश्ता खराब नहीं करना चाहता। बहन जी, यह रिश्ता ना हो तो ज्यादा ठीक होगा। यह शब्द जैसे हिमानी के सीने में भाला बनकर उतरा था। वह रुक गई थी, कदमों की आवाज दब गई थी, चेहरे पर परेशानी फैल गई थी, नजरें बाप पर जम गई थी, जो उसके सबसे बड़े रक्षक थे। आज उसकी उम्मीद के महल को गिरा रहे थे। रामगोपाल अभी बोल ही रहे थे, अच्छा ठीक है, अब फोन रखो, बाकी बातें आमने सामने कर लेंगे, मगर दिमाग में बैठा लो, यह रिश्ता जोड़कर अपनी दोस्ती वाला रिश्ता खराब नहीं करना चाहता। यह कहते ही उन्होंने फोन मेज पर रख दिया। हिमानी की सांस जैसे अटक गई हो, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कुछ पल वहीं बिल्कुल सुन खड़ी रह गई, जैसे जमीन ने पांव पकड़ लिए हो। चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी, दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। अभी 1 हफ्ता ही तो हुआ था इस बात को तय हुए जिसमें उसकी प्रार्थनाएं सुन ली गई थी। वह रिश्ता जिसे वह दिल से चाहती थी, कैसे एक पल में बाप की एक कॉल ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया था। रामगोपाल ने उस पर एक नजर डाली, जैसे उसकी मौजूदगी को अभी भी महसूस किया हो। बेटा बैठो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। हिमानी ने नजरें चुरा ली, बेदिली से नाश्ता करने लगी। उसे अपनी हालत जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं थी। वह धीरे से बोली, जी पापा, और चुप से आकर कुर्सी पर बैठ गई। मरेमरे हाथों से निवाला तोड़कर आधा निवाला खाया।
सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी बेरंग सा लग रहा था। उसके कानों में अभी अपने पिता के शब्द गूंज रहे थे, वह मेरी बेटी है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वह वहां सरवाइव नहीं कर पाएगी। नाश्ता वैसा ही जैसे रखा हुआ था, मगर आज उसका स्वाद खत्म हो चुका था, जैसे मेज पर खाने के बजाय सपनों का महल बिखर गया हो। दोपहर का वक्त था, सूरज सर पर था, गर्मी मामूली से कुछ ज्यादा महसूस हो रही थी। सड़कें बेहद सुनसान थी, कहीं कहीं गाड़ियों की हल्की फुल्की रफ्तार आ जा रही थी। हिमानी कॉलेज से वापसी पर अपनी ही धुन में चलती जा रही थी। उसके कदम सुस्त थे, चेहरे की रंगत फीकी थी, आंखों के सामने हल्के साए दिखाई दे रहे थे। कपड़ों से पसीना थोड़ा गीला हो चुका था, कंधे पर बैग रखा हुआ था, लेकिन वह जैसे अपने आसपास से बिल्कुल बेखबर थी। दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, पापा का वह शब्द जो सुबह नाश्ते की मेज पर सुन लिया था। हर कदम उसके साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। उसी पल अचानक एक अनजानी सी आहट ने उसका ध्यान बटाया। कोई अनजान आदमी किसी की नजर उस पर महसूस हुई। उसने बेकाबू होकर गर्दन मोड़ा। सामने एक बड़ा चमचमाता हुआ ब्लैक कलर की बुलेट मोटरसाइकिल रेस्टोरेंट के पास खड़ा था। गाड़ी के साथ ही एक हैंडसम सा आदमी मोबाइल पर बात कर रहा था। 3 पीस सूट में, आंखों पर सनग्लासेस, चेहरा पूरा भरोसा और मंजर कुछ पलकों जैसे रुक सा गया था। लेकिन फिर अचानक हिमानी की नजर सड़क के उस पार गई। एक आदमी संभलते कदमों के साथ बंदूक हाथ में थामे उस हैंडसम से आदमी के तरफ निशाना लगा चुका था। हिमानी का दिल जैसे हलक में आ गया हो। वह पल भर को बिल्कुल सुन हो गई, फिर आंखें फाड़कर उस मंजर को समझने की कोशिश की। बगैर कुछ समझे जोर से उसने बैग नीचे फेंका और तेजी से उस हैंडसम आदमी की तरफ दौड़ लगा दी। कोई चिल्ला रहा था, सागर नीचे, लेकिन इससे पहले कि हिमानी पूरी ताकत से सागर को धक्का दे चुकी थी। दोनों जमीन पर गिर चुके थे कि अगले ही पल हवा में गोलियों की आवाज गूंजी। एक नहीं, दो नहीं, 4 गोलियां। कुछ पल जैसे रुक सा गया हो। हिमानी जमीन पर थी और उसके ऊपर वह आदमी सागर फिर एकदम से होश में आया। उसे देख रहा था, नजरों में एक पसंद की चाह जागी थी। एक पल बाद कुछ वक्त का एहसास करते हुए धीरे से बोला, मैडम आंखें खोलो, आप ठीक है? हिमानी ने धीरे से आंखें खोली। सामने एक अनजान हैंडसम आदमी का चेहरा देखा था जिसमें एक अजीब सा सुकून था। वह जल्दी से उठ गई। उसने अपने कपड़े झाड़े और फिर हाथ बैठाए बगैर बस नजरें झुकाकर पीछे हट गया था। हिमानी को थोड़ा शर्मिंदगी ने घेर लिया था। संभल कर खड़ी हुई थी। अभी वह कुछ बोलती, सागर ने धीरे से कहा, मैं सागर हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी जान बचाई। यह एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। हिमानी थोड़ा सा गंभीर हुई और फिर नॉर्मल होकर बोली, अगर इतने बड़े वीआईपी है तो कम से कम अपने कार्ड को बताकर रखा करो। आपकी वजह से कोई और भी निशाने पर आ सकता है। इस तरह खुलेआम आपको नहीं घूमना चाहिए। यह कहकर वह तेजी से अपने बैग की तरफ बढ़ी थी। उसे उठाया और पलट कर देखे बिना चल पड़ी। वह पहली ऐसी लड़की थी जिसे सागर को अपने कब्जे में कर लिया था। पीछे सागर चुप खड़ा रह गया था, मगर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ चुकी थी। एक हैरानी, एक प्यार और कहीं गहराई, एक उदासी। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने झुककर उसे सल्यूट नहीं किया था, ना इस तरह नजरें झुकाई, बस सिर्फ सच बोली। और सागर को पहली बार कोई अच्छी लगी थी। इधर बरखा देवी का घर आंगन इस वक्त बेहद गुस्से में डूबा हुआ था। दोपहर की धूप खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन अंदर के माहौल पर जैसे साए लहरा रहे थे। इधर माला सोफे पर परेशान बैठी थी। बरखा देवी सामने खड़े होकर गुस्से में आग बबूला हो रही थी। तुमने कहा था वह लब को पसंद करती है, तुमने कहा था वहां से कभी मना नहीं हो सकेगा। उनका सब थोड़ा तीखा था और चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई दे रही थी। फिर यह क्या तमाशा है? तुम्हारी बात गलत साबित हुई है। तुमने जानबूझकर मुझसे झूठ बोला था। माला अब थोड़ी घबरा ही गई थी। मोबाइल उठाया और जल्दी से हिमानी का नंबर डायल किया। आंटी, मुझे तो खुद भी नहीं समझ में आ रहा, मुझे एक बार बात तो कर लेने दो। बरखा देवी ने हाथ नचाते हुए सुपर पर बैठते गहरी सांस ली।
बस अब कुछ मत कहो, जो होना था सो हो गया है। दूसरी तरफ कॉल रिसीव हो चुकी थी। हिमानी की मध्यम सी आवाज उभर कर आई थी। हेलो माला जल्दी से बोली, कहाँ थी तुम? सुबह से फोन कर रही हूँ, तुम तो जैसे गायब हो गई हो। हिमानी का शब्द बुझा हुआ था। घर पर ही थी, अभी कॉलेज से आई हूँ। बोलो क्या हुआ? माला एक पल की देरी किए बिना फिर तनाव भरे शब्दों में बोली, ज्यादा भोली मत बनो। सब मालूम है, मुझे तुम्हारे पापा ने इस रिश्ते से मना कर दिया है और मैं मान ही नहीं सकती तुम्हें इस बात का पता ना हो। हिमानी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, हाँ मुझे पता है, लेकिन यह बड़ों के फैसले हैं, मैं क्या कर सकती हूँ? माला का सब तेज हुआ। मगर तुम लव को पसंद करती हो ना? फोन के लाइन पर कुछ पल को बिल्कुल चुप्पी छा गई थी। फिर हिमानी बहुत नरमी और ठहराव से बोली, हाँ पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हारे सहेली के भाई से ज्यादा मुझ पर मेरे माँ बाप का भी तो हक है। अगर मैं तुम्हारे सहेली के भाई को पसंद करती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि अपने माँ बाप का कहना ना मानो। उन्होंने जो फैसला किया है उसमें जरूर कोई अच्छाई देखी होगी, इसलिए मैं बिल्कुल चुप हूँ। माला कुछ कहने वाली थी कि हिमानी बात को समेटते हुए बोली, खैर मेरे घर आओगी, मैं सब कुछ बताऊंगी। फिलहाल मुझे कॉलेज के लिए असाइनमेंट पूरा करना है, बाद में बात करती हूँ। यह कहते ही फोन बंद हो गया था। माला बेहद उलझी हुई बैठी हुई थी। बरखा देवी ने बड़ी गुस्से भरे शब्दों में बोली, देख लिया तुम्हारी दोस्ती का नतीजा। उस लड़की ने तो तुम्हें कुछ समझा ही नहीं, और मैं पता नहीं क्या सोचकर उसके दरवाजे पर अपनी जुबान लेकर चली गई थी। यह कहकर वह सख्त भारी कदमों से उठी और गुस्से से अपने घर की तरफ बढ़ गई, जैसे कोई बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर लिया हो जिसका दुख सबसे कहना बड़ा मुश्किल हो। आंगन की हवा में जैसे और भी भारीपन हो गया था। माला चुपचाप बैठी रही। बरखा देवी का दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज पूरे घर में गूंजी थी। सागर का दफ्तर पूरी चुप्पी में डूबा हुआ था। कमरे की खिड़कियां बंद थी। एयर कंडीशन की हल्की आवाज पर मध्यम सी आवाज सुनाई दे रही थी। सामने की मेज पर कुछ फाइलें बड़ी सजाकर रखी हुई थी। एक तरफ लैपटॉप बंद हालत में पड़ा था और वह खुद अपनी घनी भव के नीचे गहरी नजर किसी ख्याल में डूबे कुर्सी की पीठ से टेक लगाए बैठा हुआ था। चेहरे पर मामूली से ज्यादा गंभीरता छाई हुई थी। आंखों में थकन के साथ किसी अनकहे सवाल की परछाइयां थी। दरवाजे पर धीरे से किसी की आहट हुई। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या हिमानी की शादी लव से हो पाएगी या फिर हिमानी की शादी सागर से होगी? इसके आगे की कहानी जानने के लिए आप इसके दूसरे भाग को जरूर देखें। इसका दूसरा भाग आपको पहले भाग के कैप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पहला भाग देख सकते हैं। और हाँ, इस कहानी को मिस ना करें, बहुत दिलचस्प रहने वाली है यह कहानी। और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।